हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर नॉलेज, जो कि एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के डाउट सॉल्व कर सकते हो और आपको एक शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ के बायोलॉजी के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, यहाँ पर दो चैप्टर को डिस्कस करना है हमें। पहला तो लिखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखना है। उसके बाद सेल साइकिल को पढ़ना है और सेल डिवीजन को पढ़ना है। तो जितना आपको पेचीदा लग रहा है ना ये चैप्टर, उतना नहीं है। हम इसको अप्रॉक्स 20 मिनट्स के अंदर ये चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे, वो भी बहुत ही अच्छे नॉलेज के साथ। तो बस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को देखते चलो। तो सबसे पहले हम क्रोमोसोम की बात करें उससे पहले मैं एक बार पिछले चैप्टर को रिकैप कर देता हूँ कि जो हमने उसमें पढ़ा है, क्योंकि इसमें लिंकेज है थोड़ा सा। और दूसरी बात, मैंने एक सबसे पहले वीडियो अपलोड किया था बायोलॉजी क्या है ये करके, तो उसमें मैंने चैप्टर्स के बारे में भी बताया था। उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, एक चीज़ क्या बताई थी याद होगा नहीं, मैं अभी बता देता हूँ। तो हमने सबसे पहले बताया ना कि जीन क्या होता है। जीन जो होता है ये जीन क्या है, जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी में। और बॉडी में भी कहाँ, तो सेल में प्रेजेंट होती है। सेल के में भी कहाँ, सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर रहती है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो जीन होती है हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो होता है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको हमने क्या कहा था, क्रोमैटिन कहा था। अगर आपको नहीं पता कि क्रोमैटिन क्या है तो आप मेरे पिछले लेक्चर में विजिट कर सकते हो। तो उस क्रोमैटिन में प्रेजेंट होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को ही हम क्या कहते हैं, डीएनए के नाम से जानते हैं, आरएनए के नाम से जानते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोलोज न्यूक्लिक एसिड। तो आखिर देखा जाए दोनों में एक चीज़ कॉमन आपको दिखेगा, वो है राइबोलोज, मतलब राइबोज। तो राइबोज क्या है, राइबोज का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना है। वो भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो डीएनए होता है ना, ये क्रोमोजोम के अंदर भी होता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो डीएनए होता है, बहुत सारे डीएनए जब मिलते हैं तो क्रोमोजोम बनता है। तो क्रोमोजोम के अंदर डीएनए भी है। तो क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर आपके बुक में कुछ इस तरह का दिया है, बहुत पेचीदा सा। तो आप इसको मत देखो, एक रफ डायग्राम देखो। आप क्या करो, एक दो एस बनाओ, एक सीधा एस बनाओ और एक उसके अपोजिट एस बनाओ। तो वो जो वहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वही है क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर। और वो जहाँ पर मीट होता है, ठीक है, दोनों जहाँ पर मेट करेंगे, वो जो क्रोमोजोम आपने बनाया, जो एस बनाया, वो दोनों जहाँ पर जाके मिल रहे हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर कहते हैं। अब एक चीज़ बता देता हूँ कि जो क्रोमोजोम होते हैं वो दो क्रोमेटिड से मिल करके बने होते हैं। तो जो पहला एस आपने बनाया वो पहला क्रोमेटिड हुआ, जो दूसरा एस बनाया होगा आपने वो दूसरा क्रोमेटिड होता है। तो दोनों मिलते हैं तो एक क्रोमोजोम बनता है। अब जैसा कि हम सबको पता है, ये क्रोमोजोम जो होते हैं आगे जाकर के मियोसिस डिवीजन करते हैं। अब ये जब मियोसिस डिवीजन कर लेंगे तो क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम मेल का क्रोमोजोम कितना होता है, 46 होता है, जो टूटता है किस में, 44 प्लस XY में। जो XY क्रोमोजोम ही रिप्रेजेंटेटिव क्रोमोजोम है कि नहीं। हम सबको पता है कि हमारा अगर XX हो गया तो वो फीमेल हो जाती है, XY है तो वो मेल हो जाती है, राइट। अगर हम बात करें फीमेल के केस में, तो फीमेल के केस में भी टोटल क्रोमोसोम हमारे कितने होते हैं, 46 होते हैं। ये सब मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो फिर से मैं बता ही रहा हूँ। पर एक बार मैं कहूँगा कि अगर आपको चैप्टर्स के नाम याद रखने में भी दिक्कत होती है तो ये भी लेक्चर आप ज़रूर देख लेना। चलो अब फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो ये फीमेल के केस में देखा हमने 44 प्लस XX में टूटेगी, क्रोमोसोम हो गया 46, इसमें भी 46, कोई डाउट यहाँ पर नहीं है। अब ये क्या करता है, मियोसिस डिवीजन करता है। मियोसिस डिवीजन जब करेगा तो ये क्रोमोसोम से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैमीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब गैमीट्स बनेगा तो मेल के केस में क्या होगा, 22 प्लस X में टूटेगा, 22 प्लस Y में टूटेगा। फीमेल के केस में क्या हो जाएगा, फीमेल के केस में 22 प्लस X में टूटेगी, 22 प्लस X में टूटेगी। तो यहाँ पर मजे की बात क्या है, फीमेल के केस में दोनों क्रोमोसोम तो सेम ही है, चाहे ये भी X ले लो ये भी X ले लो, दोनों का फीचर सेम ही है, राइट। अब मान लो ये दोनों क्रोमोसोम क्या करना चाहते हैं, मैटिंग करना चाहते हैं। दोनों गैमेट क्या करना चाहते हैं, मैटिंग करना चाहते हैं। मैटिंग करेंगे तो फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा। फ्यूजन ऑफ गैमेट का मतलब क्या होता है, गैमेट का जुटना, दैट इज ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्शन। दिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपके बुक में रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा जिक्र भी किया है, आप देख सकते हो। अगर आपके पास बुक है तो खोल करके देखो, वहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बताया भी है कि किस तरह से गैमेट का फ्यूजन होता है जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मान लो ये 22 प्लस X क्रोमोसोम ये मेल वाला है और एक यहाँ
पर 22 प्लस एक्स ये फीमेल का है, तो दोनों जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स बनेगा। तो देख के बता सकते हो ये फीचर किसका है, बॉय का है या गर्ल का। तो हम बता सकते हैं यार ये गर्ल्स का फीचर है क्योंकि क्रोमोजोम लास्ट में एक्स एक्स आएगा। उसी तरह केस में देखा जाए तो एक 22 प्लस वाई है मेल का और इधर रहेगा 22 प्लस एक्स। तो ये दोनों जब मैटिंग करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो यहाँ रिजल्ट आएगा 44 प्लस एक्स वाई जो कि एक मेल का क्रोमोजोम है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ जो जो गैमेट बन रहा है, जो मतलब जो जाइगोट बन रहा है, जो एम्ब्रियो बन रहा है वो कैसा होगा, वो बॉय होगा। राइट। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो चाहे मेल हो या फीमेल हो, जो बेबी अगर गर्ल हो रही है या बॉय हो रहा है तो डिपेंड किसके क्रोमोसोम पे कर रहा है, किसके गैमेट पे करता है, मेल के गैमेट पे करता है कि कौन सा गैमेट जा करके किसके साथ रिप्रोड्यूस हो रहा है। राइट। तो लेकिन पहले के जनरेशन के जो लोग होते थे ना, वो पहले लड़की लोग को मतलब बोलते थे यार कि मतलब अगर लड़की हो रही है तो बहुत से मार देते थे, वो सब गलत है। एक्चुअली वो लोग एनसीईआरटी कभी पढ़े ही नहीं थे, अगर पढ़े होते तो शायद उन्हें भी ये चीज़ पता होता। तो यहाँ तक अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मैं बोल सकता हूँ आपको कि आपका जो आधा लेक्चर है 50% जो लेक्चर हैगा वो आपने कंप्लीट कर लिया। बची बात डीएनए के बारे में, तो डीएनए के बारे में आपने इसने इस चैप्टर में बस थोड़ा सा जिक्र किया है कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता है। आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है और डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। मैं ट्रिक बताता हूँ, डीएनए से डी से डबल याद रख लो, डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। इसके बारे में आपको जेनेटिक्स में अच्छे से बताया गया, तो हम उस डीएनए को जेनेटिक्स में ही कवर करेंगे, वो भी बहुत ईजी ट्रिक के साथ। मैंने नोट्स बना लिया है और नेक्स्ट डे तो मैं अपलोड भी कर दूंगा, तो वेट करना उसके लिए। उस वो लेक्चर भी अपन ईजी वे में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का वो कंप्लीट होता है। एक जीन का डेफिनेशन लिखा गया है आपके बुक में, तो मैं पढ़ देता हूँ। जीन के बारे में उसने लिखा है, जीन आर अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन अ क्रोमोसोम दैट इनकोड पार्टिकुलर प्रोटीन फॉर अ एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ सम पार्टिकुलर फीचर्स ऑफ द बॉडी। सिंपल सी बात है, ये जीन क्या करता है, जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, स्किप करता जाता है। नहीं करता क्या, बिल्कुल करता है, हम सबको पता है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब बात करते हैं नोट्स की। नोट्स में मैंने सबसे पहले टॉपिक डाला है न्यूक्लिक एसिड का, जो कि आप नीचे से देख सकते हो, नीचे भी नोट्स मैंने अवेलेबल करवा दिया है। फिर भी अगर आपको खुद से लिखना है तो खुद से भी लिख सकते हो। सबसे पहले मैंने टॉपिक डाला है न्यूक्लिक एसिड, और मैंने बताया है कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है और आरएनए होता है। कैसे होता है वो भी मैंने बताया है कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं। पॉलीमर का मतलब होता है मोर देन 3, पॉली का मतलब क्या होता है, मोर देन 3। तो जब 3 से अधिक न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तब जाके एक न्यूक्लिक एसिड बनता है। और न्यूक्लियोटाइड बनता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट से, और न्यूक्लियोसाइड बनता है शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस के साथ। अब शुगर क्या है, शुगर के अंदर आते हैं राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। तो राइबोज में आता है आरएनए, डीऑक्सीराइबोज में डीएनए। तो हम बोल सकते हैं कि ये नाइट्रोजन, ये जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। क्यों, कैसे प्रेजेंट होते हैं मैंने देख लिया ना, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड के अंदर ही ये दोनों प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियोसाइड आता है न्यूक्लिक एसिड के अंदर। अगर ये तो वही बात होगी ना, अगर हमसे कोई पूछ लेता है तो हम कहते हैं कि हम झारखंड में रहते हैं, पूछे झारखंड में भी स्पेसिफिक लोकेशन कहाँ, तो बोलते हैं कि हम रामगढ़ से रहते में हैं या रांची में हैं, ये हम बताते हैं। राइट। तो वही लोकेशन इसका भी है। अगर पूछा जाए कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए हो और आरएनए होते हैं तो बिल्कुल होते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन पूछा जाए तो बता देना है कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर होते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रोजन बेसिस की। तो नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं वो दो होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन्स, एक पैरामिडिन्स। प्यूरिन्स के अंदर दो नाइट्रोजन बेस आते हैं, वो है एजी। एजी का मतलब होता है ए से एडेनिन, गी से ग्वानिन। अगर हम बात करें पैरामिडिन्स की, तो पैरामिडिन्स के अंदर आते हैं टीसीयू। इससे इसके आपको ट्रिक याद रखना, आईसीयू, आई की जगह बस टी होता है। टी से हो जाएगा थाइमिन, सी से हो जाएगा साइटोसिन, यू से हो जाएगा यूरासिल। अब बात करते हैं डीएनए की। तो डीएनए में सबसे पहले आइडेंटिफाइड किया था फ्रेडरिच मीसर्स ने। इसने बताया था कि जो डीएनए जो होता है वो एसिडिक इन नेचर का होता है। और भी दो साइंटिस्ट थे, वेल्किंस एंड फ्रैंकलिन, जो डीएनए की स्टडी कर रहे थे वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में, जो आपको यहाँ पर नहीं दिया है। वाटसन एंड क्रिक जो थे उसने डबल हेलिक्स मॉडल दिया है, जो कि आपको बुक में दिख जाएगा। और हम बात करें डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेसेस आते हैं, ATGC। वहाँ तो बोलोगे सर 5 थे, यू भी था, यूरासिल भी था। तो यूरासिल इसमें नहीं होता है, इसमें सिर्फ थाइमिन प्रेजेंट होता है। और आरएनए की बात करो तो आरएनए में यूरासिल होता है, थाइमिन नहीं होता। अब बात करते हैं, देखो बताना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ बात, पर इस चैप्टर में आपको इतना नहीं दिया गया है। आपको जब जेनेटिक्स पढ़ाया जाएगा तो आपको
और भी मैं बता दूँगा। अभी आपको इस चैप्टर में बताया गया डीएनए के बारे में और हिस्टोन के बारे में। तो चलो मैंने दोनों को लिंक किया हुआ है और मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो पहले डायरेक्टली आप हिस्टोन का फिगर को मत देखो, आप पहले मैं जो फिगर दिखा रहा हूँ उसको देखो। एक फिगर मैंने लिया है जिसमें एक पोल दिख रहा होगा आपको और एक इलेक्ट्रिक वायर दिख रहा है। इलेक्ट्रिक वायर को आपको मानना है डीएनए और ये जो पोल है उसको मान लो हिस्टोन, राइट। अब ये वायर है, वायर को मैंने डीएनए क्यों मानने का है वो भी मैं बताता हूँ। देखो ये जो वायर होता है इसमें क्या फ्लो हो रहा होगा, चार्ज फ्लो होता होगा, फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज करेंट। अब कौन सा फ्लो होता है, कौन सा चार्ज का फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन में चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। तो आपको यहाँ से याद हो जाएगा कि डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन में पॉजिटिव चार्ज होता है। अब दूसरी बात ये आपको मान लेना है यहाँ पर कि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो रहा है, आखिर बह रहा है एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मतलब ये जो एक पोल है और ये दूसरा पोल है, दोनों के बीच कौन क्या है, ये इलेक्ट्रिक वायर ही तो है। ये इलेक्ट्रिक करंट है, बह रहा होगा इसके अंदर कि नहीं बह रहा होगा, बिल्कुल बह रहा होगा। ये दूसरा पोल और तीसरा पोल से भी इसी तरह ये कनेक्ट होगा। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो वायर है ये हर पोल से कनेक्ट होता जा रहा है, हर पोल से कनेक्ट होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। तो उसी तरह ये जो हिस्टोन होता है ये एक ही जगह फिक्स होता है, जो मूवमेंट होता है वो करता है डीएनए। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि डीएनए जो होता है वो जनरेशन टू जनरेशन जो होता है स्किप करता जाता है, जनरेशन टू जनरेशन वो एक से दूसरे तक जाता रहता है। तो यहाँ तक ये समझ आ गया होगा कि हिस्टोन जो होता है वो एक जगह फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। चेंज जो होता है वो डीएनए होता है और जैसे हर जनरेशन टू जनरेशन वो चेंज हो सकता है। अगर बात करें कि जो डीएनए है डबल हेलिक्स मॉडल हमने देखा है, इसका मतलब क्या है कि वो डबल स्टैंडर्ड है डीएनए का। तो अगर कहीं डीएनए के डबल स्टैंडर्ड में से एक स्टैंड में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ चेंज हो जाता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं म्यूटेशन। और म्यूटेशन का डेफिनेशन कहता है चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए इज नोन एज म्यूटेशन। तो यहाँ पर म्यूटेशन भी समझ गए होंगे। म्यूटेशन का मतलब क्या है ये सब हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर में देखेंगे, पर इतना मैं बता देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ ऋतिक रोशन का। आपने ऋतिक रोशन का हाथ देखा होगा अगर, तो उसके फिंगर नोटिस किए होंगे। फिंगर उनके कितने हैं, एक में 6 फिंगर है, एक में 5 फिंगर है। तो ये 6 फिंगर हुआ कैसे होगा, तो जनरेशन टू जनरेशन जो जीन चेंज हो रहा होगा, अल्टर हो रहा होगा, तो कुछ इसमें चेंज हुआ होगा जिसके कारण उनके 6 फिंगर हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपको हिस्टोन और ये डीएनए मैंने लिंक करके बता दिया। अब बात करते हैं आपको ये जो हिस्टोन होता है इसके अंदर 5 चीज़ आते हैं। एक होता है H1 हिस्टोन, एक होता है H2A हिस्टोन, एक होता है H2B हिस्टोन, एक होते हैं H3, एक होते हैं H4। H1 हिस्टोन को लिंकर हिस्टोन कहा जाता है। वो जनरेशन टू जनरेशन अपने आप को लिंक करता चलता है, मतलब डीएनए अगर चेंज हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं इसको लिंक करेगा। बाकी जो है H2A है, H2B है, H3 है और H4 है, ये चारों हिस्टोन को हम अपन कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। और यहाँ पर आपका ये जो हमने क्रोमोजोम वाला टॉपिक था, क्रोमोजोम का जो पार्ट था वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। कहा जाए तो डिवीज़न 2 तरह का होता है, एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। माइटोसिस कहता है कि कोई अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है और उससे 2 डॉटर सेल अगर बन रहे हैं और वो जो डॉटर सेल है उसमें कोई भी प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं हुआ हो, मान लो कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म था और उसके ने जो 2 सेल तोड़ के बनाया वो भी डिप्लॉयड ही बने, तो हम उसको कहेंगे माइटोसिस। और डिप्लॉयड है कहने का मतलब क्या समझ रहे होगे, उसके अंदर 2 प्रेजेंट होगा। हैप्लॉइड है इट मीन्स उसके अंदर सिर्फ सिंगल प्रेजेंट होगा। अब आ जाते हैं दूसरा मियोसिस। मियोसिस डिवीज़न जो होता है ये कहता है कि इसके जो सेल्स होंगे, अगर मान लो कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होगा तो ये टूटेगा किसमें, 2 हैप्लॉइड में टूट जाएगा, 2 हैप्लॉइड में तोड़ देगा, राइट। और वो 2 हैप्लॉइड है तो इसका भी इससे भी 2 सेल बना देगा, 2 हैप्लॉइड है तो इससे भी 2 सेल को डिजनरेट कर देगा। तो इस तरह का अगर मियोसिस डिवीज़न होगा तो हम कहेंगे उसको मियोसिस डिवीज़न। मियोसिस डिवीज़न जो होता है इक्वल हाफ करता है। जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई 100% का कोई सामान है, आपने पहला डिवीज़न किया वो तोड़ देगा 50% 50% में, दूसरा डिवीज़न होगा तो टूट जाएगा 25% 25% के साथ। माइटोसिस के साथ ऐसा नहीं है, अगर कोई चीज़ 100% के साथ उसके साथ प्रेजेंट है तो वो बोलेगा कि दूसरा चीज़ भी 100% के साथ ही हम बनाएंगे। तो ये है माइटोसिस। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख सकते हो। एक जो होता है वो उसमें प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होने देता, मतलब डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के सेल ही बनाएगा जैसे कि हमारे में है। और एक होता है अगर डिप्लॉइड है तो वो हैप्लॉइड का सेल बना देगा, वो होता है मियोसिस। वो कब बनता है, जब क्रोमोजोम से गैमेट बनना होता है,
राइट। तो यहाँ पर आपको ये दोनों में जो डिफरेंस होगा वो हमने कवर कर लिया है। यहाँ तक का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात करते हैं सेल साइकिल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें कन्फ्यूज़न आता होगा। यहाँ तक हमने डिवीज़न पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। अब बात करते हैं सेल साइकिल की। तो देखो, सेल साइकिल जो होता है, सेल साइकिल कहने का मतलब क्या है, साइकिल एक कंप्लीट होना चाहिए। एक साइकिल जो है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, राइट। देखो, सेल डिवीजन से हमने क्या सीखा है, सेल डिवीजन से हमने सीख लिया ना कि वो डिवीजन होता है। सेल का क्या होता है, डिवीजन होता रहता है। डिवीजन क्यों होता है, क्योंकि उसको ग्रोथ मिल सके। क्या मिल सके, ग्रोथ मिल सके। सेल डिवीजन नहीं होगा तो सेल बढ़ेगा नहीं, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे नहीं, तो वो सेल अगर बढ़ेगा नहीं तो हमारा ऑर्गेनिज्म का जो साइज है वो बढ़ेगा कैसे, है ना, वो तो नहीं बढ़ पाएगा ना। फिर अगर हमारे ऑर्गेनिज्म का साइज़ को बढ़ाना है तो कहीं न कहीं सेल के जो नंबर हैं उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं, उसी से हमारा ग्रोथ होता है। अब बात कर लेते हैं सेल साइकिल की। तो सेल साइकिल जब आप पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर 2 फेज़ दिखने को मिलेगा। एक फेज़ होगा इंटरफ़ेज़, दूसरा फेज़ होता है एम फेज़। इंटरफ़ेज़ के अंदर जो होते हैं 3 चीज़ आएँगे, G1, G2 और एस फेज़। तो सबसे पहले सीक्वेंस याद कर लो, G1 फेज़, फिर आता है एस फेज़, फिर आता है G2 फेज़। उसके बाद बात करो एम फेज़ की। एम फेज़ के अंदर 2 चीज़ हमें देखने को मिलता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर आपको 4 चीज़ देखने को मिलेगा। सबसे पहला आएगा प्रोफेज़, फिर मेटाफ़ेज़, फिर एनाफ़ेज़, फिर आ जाएगा टेलोफ़ेज़। क्या-क्या होगा इस फ़ेज़ के अंदर वो भी हम देखेंगे, तो आप थोड़ा-सा हड़बड़ाओ मत, ठीक है? पेशेंस रखो थोड़ा-सा, मैं सब कुछ अच्छे से बताऊँगा। इंटरफ़ेज़ क्या क्या कहना है? इंटरफ़ेज़ कहने का मतलब है ना, ये समझो हमारा प्रिपरेशन फ़ेज़ होता है। कौन-सा फ़ेज़ कहेंगे इसको? प्रिपरेशन फ़ेज़। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि देखो, हम कोई भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। जैसे कि आप मान लो अभी आप 10th बोर्ड दोगे, तो आप अभी 10th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो प्रिपेयर करने के लिए आपको 1 साल का टाइम मिल रहा है। और ये जो हमारा एम फेज़ है ना, उसको आप मान लो रिज़ल्ट फेज़, क्यों रिज़ल्ट फेज़ बोल लो या टेस्ट फेज़ बोल लो वो। क्योंकि देखो, जब आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो 10th की तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो सिर्फ 3 घंटे का पेपर रहेगा। कितने घंटे का? 3 घंटे का पेपर। 3 घंटे का पेपर मतलब कहने का मतलब बहुत कम टाइम है। जितना अभी हमें प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिल रहा है उससे कई ज़्यादा कम टाइम हमें मिलता है टेस्ट फेज़ में। तो एम फेज़ को अपन टेस्ट फेज़ भी बोल सकते हैं या रिजल्ट फेज़ भी, राइट। क्यों ऐसा बोलते हैं? देखो, इंटर फेज़ जो होता है ये 95% का एरिया लेता है और ये जो एम फेज़ है वो सिर्फ और सिर्फ 5% एरिया लेता है, 5% टाइम लेता है। क्लियर है? अब एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरफ़ेज़ की। तो इंटरफ़ेज़ स्टार्ट होता है हमारा। इंटरफ़ेज़ में सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा मैं बताता हूँ। इंटर सेल में आपको देखने को मिलेगा जो सेल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव दिखेंगे और दूसरी बात इसमें हमें सिर्फ ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ना है G1 फ़ेज़। G1 फ़ेज़ में सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, ग्रोथ होता कैसे है सेल का वो दिखेगा। अब सेल का ग्रोथ ये किस ढंग से करता है, तो G1 फ़ेज़ में जो है ग्रोथ कैसे करता है, सबसे पहले तो सेल का डिवीज़न करेगा और सेल को थोड़ा-सा क्या करेगा, दूर-दूर कर रखेगा। मान लो डिवीज़न हुआ और एक सेल को यहाँ रखेगा तो दूसरे सेल को थोड़ा दूर रखेगा। इससे थोड़ी-सी गैपिंग मिलेगी। तो गैपिंग मिलेगी तो कहीं न कहीं सेल का जो शेप होगा वो बड़ा होता है। मतलब सेल जो होगा वो हमें लगेगा कि जब उसका जो साइज़ है वो क्या होगा, बढ़ता हुआ दिखेगा। राइट? कहीं न कहीं इसमें भी क्या होगा, ग्रोथ होती दिखाई देगी। तो सेल की ग्रोथ G1 फ़ेज़ करा देगा। फिर आएगा एस फ़ेज़। एस फ़ेज़ में सबसे पहले डीएनए का सिंथेसिस होता है। किसका सिंथेसिस होता है? डीएनए का सिंथेसिस होगा। उसके बाद बात करें तो उसके बाद हमें यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता हुआ दिखेगा और हिस्टोन प्रोटीन कैसे बनता है वो भी दिख जाएगा। जब G2 फ़ेज़ आएगी तो हम इसमें बोल सकते हैं कि इसमें जो एंजाइम्स होंगे, जो सेल का ग्रोथ होगा वो पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। यहाँ तक में कोई भी ग्रोथ होना बाकी नहीं रहेगा। तो ये इंटरफ़ेज़ जो होता है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो हमने इंटरफ़ेस को कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है एम फ़ेज़ की। तो वो एम फ़ेज़ स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज़ कन्फ़र्म करना है कि आपको क्या सेल डिवीज़न आपको आ गया है क्या? अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से आप देख लेना, वरना मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ। देखो, सेल डिवीज़न हमने देखा है मियोसिस और माइटोसिस, और ये जब डिवीज़न होता है ना तो ये जब डिवीज़न होता जाता है तो उसी के अंदर हमें ये चारों फ़ेज़ देखने को मिलेंगे। एम फ़ेज़ के अंदर जो भी आते हैं ना, प्रोफ़ेज़, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़, टेलोफ़ेज़, ये इसी के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि दोनों में आप कोई कन्फ्यूज़न मत रखना कि कब किसमें प्लोडी लेवल चेंज होता है और किसमें प्लोडी लेवल चेंज नहीं होता है।
तो चलो अब यहाँ तक आपने समझ ही गए होंगे, आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी देखा होगा। फिर से बताता हूँ, क्रोमोसोम जो होता है 2 क्रोमैटिड से मिल करके बने होते हैं। वो डिपेंड करता है, अगर ह्यूमन का क्रोमोसोम है तो हम कैसे हैं, डिप्लॉइड हैं, तो वो डिप्लॉइड होगा। अगर किसी हैप्लॉइड का क्रोमोसोम रहेगा तो आपको उसको हैप्लॉइड मान के चलना है, राइट। और हैप्लॉइड रहेगा तो एन लिखेंगे और डिप्लॉइड रहेगा तो 2n लिखेंगे। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं रखना। अब स्टार्ट करते हैं माइटोसिस डिवीज़न को। तो माइटोसिस डिवीज़न को में हमने देखा है क्या, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बुक वाला नहीं, बुक वाला देखोगे तो आपको पेचीदा लगेगा। मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है जो कि आपको बहुत काम आएगा, आपको हेल्प करेगा याद करने के लिए। देखो मैंने एक सेल बनाया है, एक स्क्वायर का जो शेप बनाया ना वो एक सेल है। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मैंने पहला लेक्चर में बताया है कि उस सेल के अंदर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। बहुत तरह के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, चाहे वो ईआर हो, गोल्गी बॉडीज़ हो, लाइसोसोम हो, ये सब जो है वो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो इस तरह सेल ऑर्गेनल्स मैंने डॉट डॉट में दिखा दिया है। दूसरी बात हमने इसके अंदर दिखाया है गोल करके, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमने बता दिया था ना, न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, ये सब हमने देखा है। डीएनए जब आरएनए मिलता है तो क्रोमोसोम बनता है, तो क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, ये सब हमने बता दिया है। मैंने फिर से रिकैप भी कर दिया। तो देखो ये सेल का क्या होने वाला है, अब डिवीज़न होने वाला है, राइट। इस सेल का ये तो क्या होगा, डिवीज़न होने वाला है। तो सबसे पहले डिवीज़न जब होगा तो उस डिवीज़न को कहेंगे प्रोफेज। सबसे पहले कौन सा फेज आएगा, प्रोफेज आएगा। और प्रोफेज में हमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होगा तो ये जो हमारा डीएनए था, जो किसके अंदर था, न्यूक्लियस के अंदर था, वो पूरी तरह से जो न्यूक्लियस था, तो न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन भी होगा, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो हटने लगेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाएगा, सेल ऑर्गेनल्स जो थे वो गायब हो जाएंगे, डिसअपेयर होने लगेंगे। सेल ऑर्गेनल्स डिसअपेयर हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाएगा, और ये जो डीएनए थे वो सेपरेट हो जाएंगे। अब डीएनए सेपरेट हो जाएगा, इट मीन्स क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होने लगेंगे। सेपरेट होने के बाद क्या होगा, वहाँ पर एक स्प्लिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता दिखेगा। क्या दिखेगा, फॉर्मेशन होना दिखेगा एक स्प्लिंडल फाइबर का। अब स्प्लिंडल फाइबर अब जब फॉर्मेशन हो गया, उस फेज़ को कहेंगे प्रोफेज। उसके बाद का फेज़ आएगा मेटाफेज़। मेटाफेज़ में क्या होता है ना, कि ये जो स्प्लिंडल फाइबर होते हैं, ये दोनों का जो सेंट्रोमेयर होता है वहाँ पर जाके अटैच हो जाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मेटाफेज़ में जो स्प्लिंडल फाइबर होता है वो दोनों का जो सेंट्रोमेयर होता है, सेंट्रोमेयर मैंने बताया ना, जो क्रोमोसोम के बीच वाला पार्ट जो होता है, जहाँ दोनों सिस्टर क्रोमैटिड जब एक जगह मिलते हैं, जो पॉइंट होता है, दोनों का जॉइनिंग पॉइंट होता है, उसी को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। और सेंट्रोमेयर में जाकर के ये सिस्टर क्रोमैटिड अटैच हो जाता है, और उस फेज़ को कहेंगे मेटाफेज़। मेटाफेज़ में एक और अच्छी बात यह है कि दोनों का जो सेंट्रोमेयर है उसके बीच से एक लाइन जाती है, एक प्लेट जाती है, उस प्लेट को कहते हैं मेटाप्लेट। तो यहाँ मेटाप्लेट कंप्लीट होता है। मेटाप्लेट के बाद वाला जो फेज़ है वो है एनाफेज़। एनाफेज़ में देखने को मिलेगा कि जो स्प्लिंडल फाइबर थे, ये जो स्प्लिंडल फाइबर होते हैं, ये दोनों क्रोमोसोम को मिक्स कर देते हैं। मतलब ये ए वाला क्रोमोसोम बी वाले के पास चला जाएगा, बी वाला क्रोमोसोम ए वाले के पास। तो इस तरह का लेकर के मिक्स करके क्या कर देंगे, एक जगह इकट्ठा कर देंगे। तो जब ये मिक्स कर रहे हैं उस फेज़ को कहेंगे एनाफेज़। और जब ये मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद जब सेपरेट कर देंगे कि इसका एक अलग न्यूक्लियस बना देगा, अलग एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुका होगा, सेल ऑर्गेनल्स धीरे-धीरे आ जाएँगे, तो उस फेज़ को कहेंगे टेलोफेज़। तो हमने फिर रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या देखा। हमने एक सेल लिया सर, उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स देखे, धीरे-धीरे क्या हुआ, डिसअपियर होने लगे। हमने उस फेज़ को कहा प्रोफेज़। प्रोफेज़ में और एक चीज़ देखा कि वहाँ स्पिंडल फाइबर आया, उसके बाद भेज दिया मेटाफेज़ के पास। मेटाफेज़ में देखा कि सर स्पिंडल फाइबर जो है धीरे-धीरे जो क्रोमोसोम के जो सेंट्रोमेयर थे वहाँ से अटैच हो गए, और एक प्लेट आ गया, उसको कह दिया मेटाप्लेट। उसके बाद देखा एनाफेज़ आया। एनाफेज़ में देखा क्या, जो स्पिंडल फाइबर वहाँ अटैच थे सेंट्रोमेयर से, वो अपनी तरफ खींचने लगते हैं और मिक्स करके एक जगह इकट्ठा करने का काम करते हैं, वो है एनाफेज़। एनाफेज़ के बाद टेलोफेज़ आता है। वहाँ पर अच्छे से देख सकते हो पूरे सेपरेट तरह से क्या कर दिया जाता है, दोनों के क्रोमोसोम को अलग कर दिया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो गायब हुआ था वो आ जाएगा, जो सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स गायब हुए थे वो आ जाएंगे। तो उस फेज़ को कहते हैं टेलोफेज़। और फाइनली हमारा प्रोडक्ट जो है वो देख सकते हो बन जाएगा, 2 सेल में टूट जाएगा। अब ये दोनों सेल कैसे होंगे, डिप्लॉइड में टूट गए होंगे। तो डिप्लॉइड है, इसका मतलब ये कौन सा डिवीज़न हो रहा है, ये डिवीज़न हो रहा है माइटोसिस। देख सकते हो दोनों में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं, 2 क्रोमोसोम हैं। बिल्कुल, एक मेल तो एक फीमेल होगा। ऐसा मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं, मेल फीमेल ऐसा मत मान लेना। मैं बस बता रहा हूँ कि तुम्हें कि जब 2 गैमेट मिलता है तो क्रोमोसोम बनता है कि नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में आपको दिख रहे होंगे कि ये डिप्लॉइड सेल बन चुका है।
तो ये जो डिवीज़न था वो होता माइटोसिस, और इसके अंदर हमने ये चारों फेज़ को कंप्लीट कर लिया। देखो मियोसिस डिवीज़न भी एक तरह का क्या है, सेल डिवीज़न ही है। सेल डिवीज़न मतलब समझ रहे हो, एक सेल से दो डॉटर सेल में कन्वर्ट करना है। लेकिन मियोसिस के साथ कहता है कि अगर कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो उससे जो डॉटर निकली, दो डॉटर सेल्स बनेंगे, वो कैसे हो जाएंगे, वो हैप्लॉइड हो जाएंगे। इट मीन्स उसका जो प्रोडी लेवल होगा वो चेंज हो जाएगा, राइट। जैसे कि 2n है तो वो किस में टूट जाएगा, n और n में टूट जाएगा। मतलब डिप्लॉयड है तो वो हैप्लॉइड और हैप्लॉइड में टूट जाएगा। इसको प्रोसेस को कहते हैं मियोसिस 1, राइट। अब ये जो n है इसके भी दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, कि कितने, दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। इस प्रोसेस को कह देते हैं मियोसिस 2। तो हम देखेंगे यहाँ कि मियोसिस जो होता है ये 2 बार डिवीज़न करता है, और ये दूसरी बात, ये इक्वली हाफ डिवीज़न करता है। समझ रहे हो, इक्वली हाफ। अगर डिप्लॉयड है तो वो कैसे में कन्वर्ट कर दे रहा है, हैप्लॉइड में कन्वर्ट कर दे रहा था। अब अगर हम बात बताते हैं एक चीज़ कि अगर हम लिखते हैं 2n, इट मीन्स हम लिखते हैं इसको डिप्लॉयड। अगर ये डिप्लॉयड है तो इसके अंदर 2 क्रोमोसोम हमें देखने को मिलेंगे। कितने, 2 क्रोमोसोम। अब 2 क्रोमोसोम अगर है तो हम बोलेंगे ना 4 क्रोमेटिड होंगे, क्योंकि मैंने बताया है एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होता है, तो 2 क्रोमोसोम में 4 क्रोमेटिड होंगे। तो उसी तरह तोड़ते चलते हैं। जैसे कि 2n मैंने लिखा, इसका मैंने 2 डॉटर सेल बना दिया, एक n लिख देंगे, एक में n लिख देंगे। उसी तरह 2n को हम 4c भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 4 क्रोमेटिड्स हैं। एक टूट जाएगा 2 क्रोमेटिड में, एक हो जाएगा 2 क्रोमेटिड में। ये था हमारा मियोसिस 1। मियोसिस 2 क्या कहता है, मियोसिस 2 कहता है कि इसके बाद का भी डिवीजन करो। तो ये n है तो n हैप्लॉइड से हैप्लॉइड में ही रहेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, अभी हमने कोई दूसरा चेंज ही नहीं किया, मियोसिस डिवीजन में चल रहा था। हैप्लॉइड सी तो हैप्लॉइड में रहेगा, तो n का n लिख दोगे, n लिख दोगे। यहाँ 2c है तो सिंपल सी बात है, एक सी इधर चला जाएगा, एक सी इधर, तो हो जाएगा n/c। इधर वाला सेल भी टूटेगा किसमें, n/c में, n/c में। तो ये हो जाएगा हमारा मियोसिस 2। अब मेरे को यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने बहुत सी ट्रिक के साथ बताया है। अब मेन हमें पढ़ना है इसके कोरिलेट किसके साथ करना है, एम फेज वाले के साथ, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज और एनोफेज के साथ। तो उसी तरह चलो अब देखो, अब मेरी ये फिगर को जो मैंने बनाया है, एक रेक्टेंगल सा जो है ये सेल है, सबको पता है, मैंने माइटोसिस वाले में बता दिया था। सेल ऑर्गेनल सबको दिख रहे होंगे, बीच में आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा, उसके अंदर जेनेटिक मेटेरियल्स भी दिख रहे होंगे, जीन दिख रहे होंगे, इसमें क्रोमोसोम भी दिख रहे होंगे। प्रोफेज 1 जैसे ही आते हैं तो हमें सबको पता है क्या गायब होता है। सबसे पहले तो भाई जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो डिसअपेयर होगा, उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स भी डिसअपेयर हो जाएंगे। क्या आ जाएगा, तो स्पिंडल फाइबर आ चुके रहेंगे। स्पिंडल फाइबर हमने देखा था कि वहाँ पर पिछले वाले माइटोसिस वाले में कि वहाँ सिर्फ स्पिंडल फाइबर आया था, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा था, कुछ चेंजेस नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर मटेरियल का ट्रांसफ़र भी होता है। और जब मटेरियल का ट्रांसफ़र है, इट मीन्स कौन सा मटेरियल का, तो जेनेटिक मटेरियल का। अब जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो रहा है तो कुछ चेंजेस आएगा जीन में। अब जीन में कुछ चेंज होगा तो हम बोल सकते हैं कि उसको डीएनए में भी चेंज आएगा, बिल्कुल। अब डीएनए में चेंज आएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन हो रहा है, अब अगर ज़्यादा मात्रा में म्यूटेशन होगा, बार बार म्यूटेशन होता रहेगा, तो हम उसको कहेंगे उसके कारण क्या आ सकता है, हमें वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो ये है प्रोफेज 1 की कहानी। प्रोफेज 1 में देख सकते हो, आपको यहाँ दिख रहा होगा 2 क्रोमोसोम है, बिल्कुल 2 क्रोमोसोम है। मतलब कि ये कैसा है, डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, 2 क्रोमोसोम है। इट मीन्स यहाँ कितने क्रोमेटिड होंगे, 4 क्रोमेटिड होंगे। मैंने वही लिखा है 2n और 4c। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद हमें पढ़ना है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 वाले में कंडीशन में देखा था हमने, पहले वाले में याद करो कि माइटोसिस में हमने मेटाफेज में क्या देखा था कि बीच से एक मेटाप्लेट जाती है, जो किसको डिवाइड करती हुई जाती है, वो डिवाइड करती हुई जाती है सेंट्रोमेयर से। यहाँ पर भी देखोगे तो ये भी सेंट्रोमेयर से ही डिवाइड कर रहा है, बस इसमें फ़र्क क्या है कि वो जो था हॉरिजॉन्टल था, और ये मेटाफेज 1 जो है इसमें किस डायरेक्शन में कट कर रहा है, तो देख सकते हो वर्टिकल डायरेक्शन पे कट किया है, राइट। यहाँ भी कितने क्रोमेटिड हैं, 4 क्रोमेटिड है। यह डिप्लॉयड है, बिल्कुल डिप्लॉयड है। क्यों डिप्लॉयड है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर हमने सेल को डिवीज़न नहीं किया। सेल डिवीज़न कब होगा, टेलोफेज के बाद। अब देखो, अब यहाँ पर क्या आएगा, एनाफेज आएगा। एनाफेज में देखा था हमने पहले भी, एनाफेज में क्या होता है, तो जो स्प्लिंडल फाइबर होते हैं वो अपने आप इसको क्या करते हैं, जो क्रोमेटिड है, उस क्रोमोसोम है, उसको क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो यहाँ पर भी क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी कितने क्रोमेटिड है, 4 क्रोमेटिड है, और ये डिप्लॉयड है। टेलोफेज आएगा। अब क्या आएगा, टेलोफेज आ गया। टेलोफेज 1 में देखो, यहाँ पर भी ये आपको दिख रहे होंगे कि जो भी हमने गायब किया था, जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हुए थे, वो धीरे धीरे वापस आ चुके हैं। वापस आने के बाद सेल ऑर्गेनल्स भी आ जाएंगे, मैंने दिखाया नहीं है, सेल ऑर्गेनल्स भी आ जाते हैं। और वहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि दोनों के बीच एक लाइन बन चुकी है, मतलब वो पार्टीशन कर चुके रहेंगे। लेकिन अगर अभी भी हम पूछें कि टेलोफेज में अभी भी कितने क्रोमेटिड है, 4 क्रोमेटिड है, क्योंकि अभी तक मैंने पूरा अलग नहीं किया है, तो ये 4 क्रोमेटिड
क्रोमेटिड है। और हैप्लोइड है कि डिप्लोइड, तो बिल्कुल डिप्लोइड है। लेकिन टेलोफेज के बाद वो अलग अलग सेल में बन जाएंगे, तो हम बोलेंगे क्या कि 2N और C है, मतलब कि ये कैसे हैं 2C है, सॉरी 2C है, मतलब कि क्या है 2 क्रोमेटिड है और ये हैप्लोइड में टूट चुके रहेंगे। देखो लोग दोनों सेल को देख सकते हो एक ही तरह का। तो यहाँ पर अपना मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, जो कि मैंने पहले ही इंट्रोड्यूस कराया था ना। सोचो इतना सा मेरे को बताने के लिए आपको इतना सा फिगर बताना पड़ा है। उसके बाद आ जाओ मियोसिस 2 पे। तो मियोसिस 2 का कहना क्या है वो देखो। मियोसिस 2 को हमने क्या किया, देखो ये जो 2C और N वाला था ना, उसी को मैंने उठाया, वही सेल को उठाया है मैंने, देख सकते हो। अब उससे हमने क्या कराना है, प्रोफेस 2 कराना है। प्रोफेस 2 जब कराएंगे तो सिंपल सी बात है, फिर से जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो गायब हो जाएगा। गायब होने के बाद जो स्पिंडल फाइबर थे वो आ जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर सिमिलर चल रहा है किसके जैसा, ये जो हमने देखा था माइटोसिस, उसके जैसा देख लो, बिल्कुल सेम डायग्राम यहाँ बना होगा। उसके बाद मेटाफेज 2 आएगा। मेटाफेज 2 में देखो स्पिंडल फाइबर जो है वो उसके काइनेटो उसके जो सेंट्रोमेयर उससे अटैच होंगे। मेटाफेज प्लेट एक पार हो जाएगा, वो भी हॉरिजॉन्टल वे में, जिस तरह से माइटोसिस में गया था। उसके बाद कौन सा फेज आएगा, एनाफेज आएगा। एनाफेज में आने के बाद देख सकते हो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तो स्पिंडल फाइबर उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, बिल्कुल खींच रहे हैं। तो यहाँ पर भी कितने क्रोमेटिड हैं, अभी भी 2 क्रोमेटिड हैं और एक ये हैप्लोइड है। यहाँ पर देख सकते हो टेलोफेज 2 आएगा। टेलोफेज 2 में भी इसी तरह आएंगे, जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हुआ था वो आ जाएगा, सेल ऑर्गेनल्स आ जाएंगे, दोनों सेल सेपरेट हो चुका रहेगा। यहाँ पर भी 2 क्रोमेटिड दिख रहे होंगे और ये हैप्लोइड है। और ये सेल जो है फिर किस में टूट जाएंगे, तो 1 क्रोमेटिड और ये N के साथ लेकर के चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मियोसिस 2। और यहाँ पर अपना मियोसिस 1 मियोसिस 2 दोनों कंप्लीट होता है, माइटोसिस भी कंप्लीट होता है। अब एक मेरे को ट्रिक मैंने बताया यहाँ पर, आपको जो चीज़ आपको पढ़ना है, एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, यहाँ चीज़ मैं बताता हूँ, पढ़ना है आपको लिप्टोटिन, जाइगोटिन, ये सब पढ़ना है। तो मैंने एक ट्रिक बनाया है, ट्रिक सुन के चलो, ट्रिक सुनोगे तो बहुत मज़ा आएगा। पहला है लिप्टोटिन, दूसरा है जाइगोटिन, तीसरा है पेकाइटिन, चौथा होगा डिप्लोटिन और पांचवा है डाइकाइनेसिस। बहुत ईजी तरह से मैं बताने वाला हूँ। इसका ईजी ट्रिक बनता है ला जरा पानी दे दे। क्या बनता है, ला जरा पानी दे दे। अब बोलोगे सर ये इसका क्या ट्रिक बनता है, ला से याद आएगा लिप्टोटिन, जरा से याद आना चाहिए जाइगोटिन, पानी से आएगा पेकाइटिन, डी से डिप्लोटिन और फिर डी से डाइकाइनेसिस। ठीक है, ला जरा पानी दे दे, कौन कौन से फेज आएंगे वो देख लो, और कब कब, इसी सीरीज में आपको याद भी रखना है क्योंकि इसी तरह से फेज में आता है। पहले आएगा लिप्टोटिन, फिर जाइगोटिन, फिर पेकाइटिन, फिर डिप्लोटिन, फिर डाइकाइनेसिस। तो एक एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं। लिप्टोटिन फेज कहना क्या चाहता है, देखो लिप्टोटिन फेज कहना क्या चाहता है, देखो लिप्टोटिन का मतलब क्या है, देखो लिप्टोटिन से एक वर्ड आता है लिपटना, है ना। तो अगर 2 क्रोमोजोम आपस में लिपटने लगते हैं तो सटते हैं, अटैच होते हैं, उसको कहते हैं, उस फेज को कहते हैं लिप्टोटिन। और सटते कब है, याद करो हमने मियोसिस 1 देखा था। मियोसिस 1 के जब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, कौन सा फेज, प्रोफेज। तो प्रोफेज जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था ना दोनों क्रोमोजोम आपस में पूरा अटैच थे, राइट। फिर आता है क्या, ला खत्म हो गया, अब आते हैं जरा पे। जरा मतलब कि क्या, जरा से हमें याद आना चाहिए था, मैंने बताया था जाइगोटिन। तो जाइगोटिन फेज में क्या होता है ना कि दोनों सिनेप्सिस करते हैं। सिनेप्सिस कहने का मतलब है कि दोनों क्रोमोजोम जो होते हैं आपस में क्या करेंगे, हाथ मिलाएंगे। हाथ मिलाने को समझ रहे हो, मतलब क्या करने लगते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल का शेयरिंग करते हैं। तो शेयरिंग कर जब करते हैं, सिनेप्सिस जब करते हैं, तो उस फेज को कहते हैं जाइगोटिन फेज। जब दोनों क्रोमोजोम अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर रहे हों, उस फेज को हमने कह दिया जाइगोटिन। जो भी कहाँ हमने देखा था, ये भी हमने देखा कब, प्रोफेज 1 पे देखा था, जब दोनों क्रोमोजोम क्या कर रहे थे, आपस में सिनेप्सिस कर रहे थे, अपने मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर रहे थे, वहाँ पर हमने कह दिया उस फेज को जाइगोटिन फेज। अब बात करते हैं पेकाइटिन फेज। अब देखो पेकाइटिन फेज वो फेज को कहते हैं जब वो सिनेप्सिस कर रहे हो। फिर सिनेप्सिस जब करते हैं तो हम उस टाइम देख नहीं पाते, तो जब जिस फेज में दिखता है, जैसे कि सिनेप्सिस उसने किया, तो वो फेज दिखेगा तो कहीं पर, तो वो दिखता है हमें पेकाइटिन फेज पर। पेकाइटिन फेज पर हमें जो सिनेप्सिस उसने किया है, जो भी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज उसने किया है, वो हमें दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये जो जाइगोटिन फेज था, पेकाइटिन फेज था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। पेकाइटिन फेज के बाद आता है डिप्लोटिन फेज। डिप्लोटिन फेज का कहने का क्या मतलब है, डिप्लोटिन फेज कहने का मतलब है कि अब उसने पूरे जो है क्रॉसिंग ओवर कर चुका है। क्रॉसिंग ओवर करने के बाद उसने रिजल्ट भी दे दिया होगा। जैसे कि मान लो कोई 2 क्रोमोजोम होंगे, एक मेल एक फीमेल।
एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। एक मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को देखो, है ना, एक मेल है और एक मैंने फीमेल लिखा था इसमें। 2 लाइन बनाई है, इसमें भी 2 लाइन बनाई है। लाइन का मतलब ये क्रोमोसोम है, कुछ और नहीं, ठीक है। एक मान लो एक कैपिटल ए से मैंने डिनोट किया है, एक को स्मॉल ओ से मैंने डिनोट किया है, एक को कैपिटल बी से, एक को स्मॉल बी से। उसी तरह इस फीमेल वालों को भी लिखा है मैंने, क्या, एक कैपिटल सी, एक स्मॉल सी, एक कैपिटल डी, एक स्मॉल डी। दोनों के बीच क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर जब होती है तो क्या रिजल्ट होता है ना, क्रॉसिंग ओवर कहने का मतलब है कि दोनों में से एक क्रोमोसोम जो है इसके पास चला जाएगा और इसका एक क्रोमोसोम इसके पास आ जाएगा। जैसा कि रिजल्ट आप देख सकते हो, मेल के पास आ जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, और फीमेल के पास आ जाएगा कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी। तो ये जो सीक्वेंस है इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर होना, और ये हमें डिप्लोटिन फेज तक में ये हमें क्लियर हो जाएगा। अब ये इसने सब कुछ कर लिया एक तरह से। उसने क्या हुआ, मैटिंग कर ली। मैटिंग करने के बाद उसने क्या कर लिया, सिनेप्सिस किया। सिनेप्सिस करने के बाद उसने जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र किया, जो कि हमें पैकाइटिन स्टेज में विजिबल हो गया। पैकाइटिन स्टेज में विजिबल होने के बाद डिप्लोटिन आया, जो कि हमें पूरा रिजल्ट देता है, कि बताता है कि कहाँ पर उसने जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज किया था। डाइकाइनेसिस फेज वो फेज है जब बोलेगा भाई अब बहुत हो गया, अब मुझे दूर जाना है तेरे से। तो दूर जाने के लिए, उस बंधन को तोड़ने के लिए, जो भी उसने लिंकेज बनाया था, जो भी उसने जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज किया था, उसको वो तोड़ेगा। तो वो तोड़ के जब चला जाएगा तो उस प्रोसेस को कहेंगे डाइकाइनेसिस। और यहाँ पर आपका चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट होता है। एक एक्स्ट्रा चीज़ आपके में लिखी हुई है वहाँ पर, एक डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अगर आपने देखा है तो वो एक्स्ट्रा चीज़ है, मैं बता देता हूँ एक्चुअली होता क्या है वहाँ पर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ना, एक्चुअली काम कब आता है, वो काम आता है आपको जब आपको इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हो। जैसे कि मान लो कोई मर्डर केस है, ठीक है, मर्डर केस है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, आपको क्या मिला वहाँ पर से, एक चाकू मिला है जिससे किसी ने मारा है उसे, जो मर्डरर ने मारा है उसे। अब आपको 2 आदमी पे शक है, जिसमें एक मर्डर होगा, एक जो है कोई दूसरा जन है। आप क्या करोगे सर, आप जो है उसमें उसके जो फिंगरप्रिंट होंगे उससे क्या बना एनालाइज करोगे, डीएनए बनाओगे। डीएनए बनता है एगारो जेल से। तो वो आपको हायर क्लास में पढ़ना है, बस अभी सुन लो स्टोरी। उससे आप फिंगरप्रिंट से एक्चुअली क्या करोगे, आप डीएनए को फॉर्म करोगे। डीएनए को फॉर्म करने के बाद क्या करोगे, आप पेयर को मिलाओगे। जिसका डीएनए का पेयर जो है मिल जाएगा, इसका मतलब क्या है, खूनी वही है। और इस तरह से आप केस को सॉल्व कर सकते हो। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी यही कहता है कि फिंगरप्रिंट से कुल मिलाकर आपको एक डीएनए बनाना है और उससे आपको एनालिसिस करना है। तो यहाँ पर आप चैप्टर आप बोल सकते हो कि पूरा कंप्लीट होता है, जो कि देख सकते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर हमने बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट किया है। और नोट्स भी आपको अवेलेबल हो चुका है, तो आप वहाँ पर से आप देख सकते हो। अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे को कमेंट करना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।